नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसे राज्य की जो उम्मीदों और लंबे संघर्ष की बुनियाद पर बना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झारखंड की। चलिए, इसके सफर को करीब से देखते हैं, साल 2000 में इसके बनने से लेकर आज तक, और समझने की कोशिश करते हैं कि ये अपनी चुनौतियों के बीच अपनी राह कैसे बना रहा। ये तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज है। 15 नवंबर साल 2000। ये वो दिन था जब दशकों का लंबा संघर्ष आखिरकार रंग लाया और झारखंड भारत के नक्शे पर एक नए राज्य के तौर पर उभरा। तो इस दिन भारत को मिला अपना 28वां राज्य और रांची बनी इसकी राजधानी। पर देखिए, ये सिर्फ एक नए राज्य का बनना नहीं था। ये तो उस ऐतिहासिक झारखंड आंदोलन की जीत थी। एक ऐसा आंदोलन जो यहाँ के आदिवासी समुदायों की पहचान, उनके स्वाभिमान और गौरव के लिए दशकों तक लड़ा गया था। तो चलिए, इस पूरी कहानी को और गहराई से समझते हैं। अपने आज के इस विश्लेषण में हम कहां नजर डालेंगे। सबसे पहले बात करेंगे झारखंड के जन्म की, फिर देखेंगे इसकी अर्थव्यवस्था का हाल, मतलब एक तरह का इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड। इसके बाद विकास की जमीनी हकीकत को परखेंगे, आदिवासी स्वराज के बेहद जरूरी सवाल को समझेंगे और आखिर में नजर डालेंगे भविष्य की ओर। तो शुरुआत करते हैं पहले पड़ाव से, झारखंड का जन्म। देखिए, इस राज्य की नींव को समझना बहुत जरूरी है। ये राज्य असल में आदिवासी स्वशासन, मतलब सेल्फ गवर्नेंस की एक गहरी इच्छा से पैदा हुआ था। एक ऐसा सपना जिसे सच करने के लिए एक बहुत लंबा संघर्ष चला। अब झारखंड की सामाजिक बनावट को समझना भी बहुत जरूरी है ना? अगर हम 2011 के सेंसस पर नजर डालें तो राज्य की 26% से भी ज्यादा आबादी अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कम्युनिटी की है। और यही वो समुदाय है जिसकी पहचान और जिसके अधिकारों की रक्षा के लिए इस राज्य को बनाया गया था। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो स्वशासन का सपना था, वो पिछले लगभग 2.5 दशकों में आर्थिक जमीन पर कितना सच हुआ है। मतलब, राज्य की इकोनॉमी ने आखिर परफॉर्म कैसा किया है। तो अगर हम राज्य की जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को देखें तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर सामने आती है। सर्विस सेक्टर जैसे कि आईटी या बैंकिंग, ये 44% के साथ सबसे तेजी से बढ़ा है। दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफ़ी स्टेबल रहा है। और जो प्राइमरी सेक्टर है, मतलब कृषि और खनन, वो आज भी आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से को रोजगार देता है। अच्छा, तो राज्य की इकोनॉमी तो बढ़ रही है, ये तो साफ है, पर सवाल ये है कि क्या इसका फायदा आम लोगों तक पहुंच रहा है। और यहीं पर यह आंकड़ा एक बहुत बड़ी चुनौती की तरफ इशारा करता है। सोचिए, 2021-22 में पर कैपिटा इनकम के मामले में झारखंड देश के 28 राज्यों में 25वें नंबर पर था। यह साफ साफ दिखाता है कि आर्थिक ग्रोथ और आम इंसान की कमाई के बीच एक बहुत बड़ी खाई। इस बात को थोड़ा और खोलकर समझते हैं। देखिए, 2001 में जब राज्य बना ही था तभी 26वें नंबर पर था, और लगभग 20 साल बाद 2021-22 में यह सिर्फ एक पायदान ऊपर चढ़कर 25वें पर पहुंचा। इससे पीछे सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश और मणिपुर थे। तो ये जो धीमी चाल है ना, ये आर्थिक विकास और लोगों की असली कमाई के बीच के गहरे फासले को साफ दिखाती है। ठीक है, तो इकोनॉमिक नंबर्स तो हमने देख लिए। अब जरा इन आंकड़ों से आगे बढ़कर देखते हैं कि स्वास्थ्य और विकास की जमीनी हकीकत क्या है। लोगों की जिंदगी में, उनके लिविंग स्टैंडर्ड में कितना सुधार हुआ है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के अलावा हेल्थ एक और बहुत बड़ा चैलेंज है। ये जो नक्शे हम देख रहे हैं, ये राज्य में महिलाओं के स्वास्थ्य की एक, कह सकते हैं कि, गंभीर तस्वीर दिखाते हैं। कई जिलों में कुपोषण और एनीमिया की दर कितनी ज्यादा है, ये इन गहरे रंगों से साफ पता चल रहा है। और अभी जो हमने डेटा देखा, उसे जमीनी हकीकत से जोड़ता है रांची के एक जिला परिषद सदस्य राजेंद्र शाही मुंडा का ये बयान। वो कहते हैं कि आदिवासी कल्याण के लिए कई योजनाएं और कानून हैं, फिर भी जमीन की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की हालत खराब है। ये बात सीधे सीधे लोगों की चिंताओं और उनके रोजमर्रा के अनुभवों को सामने रखती है। अगर हम आदिवासी परिवारों की आजीविका पर और करीब से नजर डालें तो कुछ बहुत जरूरी बातें सामने आती हैं। सोचिए, सिर्फ 6% आदिवासी परिवारों के पास ही सैलरी वाली नौकरी है। वहीं लिटरेसी रेट भी बस 57% है। ये आंकड़े हमें बताते हैं कि ये समुदाय आज भी खेती और दिहाड़ी मजदूरी पर कितना ज्यादा निर्भर है। चलिए, अब एक ऐसे मुद्दे पर आते हैं जो आदिवासी स्वशासन के लिए बहुत ही अहम है। एक ऐसा केंद्रीय कानून जो हाल ही में झारखंड में एक बड़ी बहस का सेंटर बन गया है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये पैसा एक्ट है क्या। देखिए, ये 1996 में भारतीय संसद का बनाया एक कानून है।
इसका मकसद ये है कि जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं वहां रहने वाले लोगों को पारंपरिक ग्राम सभाओं के जरिए से सेल्फ गवर्नेंस यानी स्वशासन का अधिकार मिले, ताकि जल, जंगल, जमीन जैसे अपने संसाधनों पर उनका नियंत्रण हो। अब हुआ ये कि राज्य बनने के करीब 25 साल बाद झारखंड ने पेसा के लिए नियम लागू तो कर दिए, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी बहस भी शुरू हो गई। एक तरफ सरकार है जो इसे आदिवासी स्वशासन के लिए एक ऐतिहासिक कदम बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष और कई आदिवासी संगठन हैं जिनका कहना है कि ये नए नियम असली पेसा एक्ट की आत्मा को कमजोर करते हैं और ग्राम सभा के अधिकारों को घटाते हैं। ये जो स्लाइड है ये दोनों पक्षों की दलीलों को आपके सामने रख रही। तो अब आखिर में चलिए उन बड़े प्रोजेक्ट्स और पॉलिसीज पर एक नजर डालते हैं जो झारखंड के आने वाले कल की राह बना रही हैं। आने वाले कल के लिए झारखंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर यानी बुनियादी ढांचे पर एक बड़ा दांव लगा रहा है। पावर सेक्टर में पतरातू और उत्तरी करणपुरा जैसे बड़े बड़े थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स लगभग पूरे होने वाले हैं। रेलवे का बजट तो देखिए 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है और एविएशन में उड़ान स्कीम के तहत देवघर और जमशेदपुर जैसे एयरपोर्ट शुरू होने से रीजनल कनेक्टिविटी को काफी बूस्ट मिला है। सिर्फ बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ही नहीं, कई सरकारी स्कीम्स भी हैं जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रही हैं। जैसे जोहार प्रोजेक्ट को ही ले लीजिए, जिसका मकसद 2 लाख ग्रामीण परिवारों की इनकम को डबल करना है। या फिर मुख्यमंत्री सारथी योजना जो यूथ को इंडस्ट्री के हिसाब से स्किल ट्रेनिंग देती है। ये सारी पहल सीधे सीधे लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिशें हैं। तो कुल मिला के देखें तो साल 2000 से अब तक का ये सफर तरक्की और लगातार बनी हुई चुनौतियों का मिला जुला सफर रहा है। नो डाउट राज्य ने कई सेक्टर्स में तरक्की की है, लेकिन ये भी सच है कि कई वादे अभी भी अधूरे हैं। और ये सफर हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है, विकास और अपनी पहचान के बीच एक बैलेंस बनाते हुए क्या झारखंड अपनी सही राह खोज पाया है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।